हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। और जो हमारा आज का सेशन है सीटेट 2020, यानी कि आज का लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 आपके पास आ चुका होगा और ये हमारा क्रैश कोर्स होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेशन लास्ट। क्योंकि आपको पता है कि 25 डेज लगभग बचे हुए हैं और ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करिए। और जिनको भी लग रहा है कि अभी तक बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हो रही है, उनको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन बताने हैं, मैंने कल आपको जो पढ़ाया था, और उन्हीं से कुछ क्वेश्चन हैं। आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पहला है हमारा कि प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। और दूसरा है हमारा कि अर्जित गुणों के अवितरण अवितरण का नियम किसने दिया? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप हाँ सही में पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था काफ़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं और जिनसे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वही सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला हमारा जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना के उत्पादन में होती है। ऐसा किसने कहा है? सबसे पहले जो हमारी सृजनात्मकता होती है, यानी कि क्या होती है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? हम कितना क्रिएटिव हैं, हम कितने अच्छे से उसको सृजन कर पा रहे हैं किसी चीज़ का, सृजनात्मकता हमारे अंदर कितनी है। और वो जो नवीन रचना होती है, जब अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है तो हम नई नई चीज़ें सोच पाएंगे, नई नई चीज़ें कर पाएंगे। तो हमारी क्रिएटिविटी क्या होती है? जब अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी होगी तो हम नई चीज़ों को जन्म दे पाएंगे और किसी चीज़ की रचना कर पाएंगे। तो आपको पता चल गया। अब जैसे कोई वर्ड है सृजनात्मकता, आपको पता नहीं है, हो सकता है आपको पता ना हो और आपको पता हो क्रिएटिविटी। तो वही चीज़ मैंने कहा था इससे पहले, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हिंदी में लिखी है अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश देख लें तुरंत, क्योंकि टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना के उत्पादन से होती है, ऐसा हमारे कहा है किसने? ऐसा कहा है जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने कहा, क्या कहा है? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना के उत्पादन में होती है। अगला है हमारा संबद्ध अनुबंध के प्रवर्तक कौन है? संबद्ध अनुबंध के प्रवर्तक कौन है? संबद्ध अनुबंध के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं पावलोव। अच्छा, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने किया था कुत्ते पर। तो ये भी आप याद रखें। अगला है हमारा कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन होता है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन होता है, वो कैसा होता है? वो होता है अति संवेदनशील। कैसे? आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है कि आप उसको कुछ भी सिखाएंगे या कुछ भी सीखेगा, अगर आपकी बात सुन रहा है तो तुरंत सीख लेगा और उसका क्या करने लगता है? उसको रिपीट करने लगता है, उसको बार बार उसको दोहराने लगता है, वो चीज़ आसानी से सीख पाएगा। क्योंकि भाषा विकास की दृष्टि से जो प्रारंभिक बचपन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अति संवेदनशील, यानी कि वेरी सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। आप देखते होंगे कि आपके रिलेटिव में या जो आस पड़ोस में छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर आप उनके सामने कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा शब्द बोल रहे हैं, तो तुरंत वो, उनको पता नहीं होता एक्चुअली कि आपने क्या उनको सिखाया। तो अगर किसी से वो गाली वगैरह सुन लेते हैं तो वो फिर वही बोलने लगते हैं। तो वो भाषा विकास की दृष्टि से जो प्रारंभिक बचपन होता है बहुत ही ज़्यादा अति संवेदनशील होता है। ये चीज़ आप याद रखें। अगला है कि बोलते हैं कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो लैब विद्यालय हैं, लैब
विद्यालय, ये किसके एग्जाम्पल हैं? जो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये हैं प्रगतिशील विद्यालय के। ये किसके उदाहरण हैं? ये हैं प्रगतिशील विद्यालय के, यानी कि जॉन डीवी द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय हैं वो प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। अच्छा, जो जॉन डीवी हैं वो किसके जनक हैं? जॉन डीवी हमारे प्रयोजनवाद के जनक हैं। प्रयोजनवाद के जनक कौन हैं? जॉन डीवी हैं। और जॉन डीवी किसके जनक हैं? प्रयोजनवाद के। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, कई बार पूछा गया है और आगे भी आ सकता है। अगला हमारा है कि मनोविज्ञान की, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? तो आपको पता है जॉन डीवी। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला बनी थी वो कब बनी थी और कहाँ बनी थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ बनी थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम जो प्रयोगशाला बनी थी 1879 में, और ये बनी थी जर्मनी के लिपजिंग शहर। जर्मनी के लिपजिंग शहर में बनी थी। और ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी विलियम वुंट ने। तो ये एक क्वेश्चन से कई सारे आंसर निकल के आ रहे हैं और कई सारे आंसर बन रहे हैं, कई क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में बनी थी जर्मनी के लिपजिंग शहर में, और ये बनाई थी विलियम वुंट ने। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? जॉन डीवी हैं। संरचनावाद के जनक कौन हैं? ये हैं विलियम वुंट। संरचनावाद के जनक कौन हैं? विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट को संरचनावाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हैं? गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हैं? तो गेस्टाल्टवाद के जनक हैं वर्दिमर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हैं? गेस्टाल्टवाद के जनक हैं वर्दिमर। और अगर आपसे पूछा जाए कि संघनन सिद्धांत जो है, ये मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर पे लिख के दिखाता हूँ। संघनन सिद्धांत जिसको मैं कह दूं कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको तो बिल्कुल भी आप छोड़िएगा नहीं, आप उनको बहुत ही अच्छे से याद करिएगा। संघनन सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्मृति से। संघनन सिद्धांत संबंधित है स्मृति से, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगला है हमारा कि जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है वो कौन सी अवस्था में रहता है? बालक मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए किस अवस्था में तैयार रहता है? तो ये रहता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि लगभग जो किशोरावस्था होता है उस तक जो मानसिक परिपक्वता होती है वो लगभग पूर्णावस्था तक के चरम पर होती है, और लगभग मानसिक जो विकास है वो पूर्ण हो चुका होता है या हो रहा होता है। तो किशोरावस्था जो है वो बालक की मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए तैयार रहता है। अगला हम कह सकते हैं कि जो ब्लूम है, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा। ब्लूम ने कौन कौन से पक्ष दिए? तो ब्लूम ने दिए थे संज्ञानात्मक, उसके बाद भावात्मक और क्रियात्मक।
तो ब्लूम ने 3 पक्ष दिए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, 3 पक्ष दिए थे ब्लूम ने। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है, जिसे TAT कहते हैं, और TAT का फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि जो बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे कहते हैं, या इसे व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं। अब जो बाल अंतर्बोध परीक्षण कह सकते हैं या हम TAT परीक्षण कह सकते हैं, इसमें पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि इसमें जो कार्डों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं, और जो 10 कार्ड होते हैं इसमें 10 होते हैं मेल के, और 10 कार्ड होते हैं फीमेल के। साथ ही 10 कार्ड हमारे होते हैं बोथ, यानी कि हम कह सकते हैं मेल और फीमेल दोनों। और जो एक कार्ड होता है वो होता है ब्लैंक। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो ये TAT परीक्षण ये किसने दिए था? ये दिया था मर्रे ने। तो थीमेटिक जो हमारा एप्रिसिएशन टेस्ट या बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम कह सकते हैं, इसमें एक कार्डों की संख्या 31 होती है, 10 मेल के, 10 फीमेल के, 10 दोनों मेल और फीमेल दोनों, और एक हमारा ब्लैंक होता है। और इसका निर्माण किया था मर्रे ने। अगला हमारा है, शिशु का जो अधिकांश व्यवहार आधारित होता है वह किस पर होता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, वो किस पर होता है? वो होता है मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का मूल व्यवहार, जो अधिकांश व्यवहार होता है वो आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। और व्यक्ति के जो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस स्तर पर, किस प्रकार से अलग हो सकता है? जो व्यक्तिगत भेद होते हैं, व्यक्तिगत भेद पाए जा सकते हैं उसके बुद्धि स्तर पर, यानी कि एक व्यक्ति का जो बुद्धि स्तर है वो दूसरे से अलग हो सकता है। साथ ही जो उसकी अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति भी उसकी अलग हो सकती है। साथ ही उसकी जो गतिवाही योग्यता है, गतिवाही योग्यता, आपने देखा होगा कि कोई बच्चे होते हैं बहुत स्पीड में और बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को गेन कर लेते हैं, किसी चीज़ को आसानी से उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को देर लगती है समझने में। और किसी का जो इंटेलिजेंस IQ बोलते हैं जिसे, या इंटेलिजेंस लेवल होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत भेद हैं और ये डिपेंड करता है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया है। तो ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ें जो डिपेंड करती हैं व्यक्तिगत विभेद पर, कौन कौन सी चीज़ें अलग हो सकती हैं? बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति, गतिवाही योग्यता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को अलग करती हैं। ओके, थैंक यू गैस, आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा आपको लेक्चर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है, और आप हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सीरियसली अगर पढ़ाई करी है या आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया है, तो आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।